सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट में दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सिन, एक साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करता है दोस्तों, प्लांट के वृद्धि विकास में मदद करता है। प्लांट के ऊपर जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, मुलायम पत्तियां होती है ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सिन हार्मोन पाए जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में वृद्धि विकास होता है। हम लोग ये भी जानते थे कि बांस का जो पौधा होता है, बांस के पौधे में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। इसी वजह से बांस का पौधा बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। दूसरा होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करते हैं, है ना। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़े थे, एनर्जेटिक फूड के बारे में। ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिसको खा के हम लोगों को एनर्जी मिलता है ना। पहला है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट। कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी की एनर्जी मिलती है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको 4.3 कैलोरी की एनर्जी मिलती है। वहीं अगर आप फैट खाते हो तो फैट में 9.3 कैलोरी की एनर्जी मिलती है, यानी कि फैट का एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा है। लेकिन 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 एक चीज है, कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना। लेकिन वही आप फैट खाते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है। फैट में क्या होता है कि अगर आप जिस दिन फास्टिंग कर रहे होते उस दिन आप खाना नहीं खाते हो, ठीक है, तो उस दिन क्या होता है कि फैट का जो एनर्जी होता है ना, आपको धीरे 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 मिलता है, वो पहले से स्टोर हो जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोगों के शरीर में जाकर टूटता है टूटता है टूटता है टूटता है और लास्टली क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। फैट फैट अगर हम लोगों के शरीर में क्या होता है, टूटता है टूटता है टूटता है, लास्टली फैटी एसिड बनता है और उसके बाद हमारे शरीर में जाके क्या करता है, एनर्जी देता है। ये चीज हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि विकास में मदद करता है ना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है, हमारे शरीर में वृद्धि विकास नहीं करता है। हमारे शरीर में बस क्या करता है, ये एनर्जी देता है। हम लोग जो दौड़ते हैं, बोल रहे हैं, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगता है। तो वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है, यानी वृद्धि विकास में। हम लोग छोटे होते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, हम लोगों का हाइट बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, क्या हो, किसके वजह से, प्रोटीन की वजह से, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं तो उसमें टूटता है पेप्टॉन, पेप्टाइड, एमिनो एसिड, तो लास्टली जाके क्या होता है, एमिनो एसिड में बन जाता है। समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन आखिर बनता कैसे है, पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, लिगामिनस फैमिली वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, लिगामिनस उसे कहते हैं जिसमें ना फली वाले पौधे होते हैं, जैसे कि सोयाबीन, दलहन वाले पौधे, चना, मूंगफली, है ना। तो उसके जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट करके नाइट्रेट बनाता है। क्या होता है ना कि भाई जैसे देखो, आपको अगर आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, तो अगर मैं आपको खाना दे दूं और सारी चीज कच्चे हैं, अगर भाई मैं आपको क्या कहते हैं, मैं आपको क्या आलू दे देता हूँ और बंदा गोभी दे दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको गेहूं दे दूंगा, बोलूंगा कि भाई खाओ, तो क्या खाओगे आप, नहीं, अब तो कहोगे कि भाई इसे बना के दो, रोटी दो और सब्जी बना के दो। वैसे ही ये भी वैसे ही काम करता है। कहता है कि भाई नाइट्रोजन तुम खाओ, तो कहता है मैं नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देता है और बदल के फिर इसको देता है। तो कहता है भाई अब सही है, अब मैं ले सकता हूं। उसके बाद क्या करता है, ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले से होते हैं इसके पास। जैसे ही इसको नाइट्रोजन मिलता है नाइट्रेट के फॉर्म में, CHON, ये सभी को मिलाकर क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। समझ गया। दूसरा चीज क्या था कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ऐसा कौन सा फूड है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों, वो है हनी। हनी मतलब हनी सिंह नहीं, हनी मतलब मध, ठीक है, मधुमक्खी वाला मध। दूसरा प्रोटीन, ऐसा कौन सा फूड है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, पता ही होगा आप लोगों को, सोयाबीन, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो जाइए और जाके पढ़ लीजिए। और 2-3 क्लासेस हो चुके हैं, ये चीज आपके लिए सही रहेगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे जेनेटिक कैरियर के बारे में। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद थोड़ा डीप लेवल में बताऊंगा। तो जेनेटिक कैरियर के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक कैरियर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, और डिस्कवरी किसने किया था, डीएनए की खोज किसने की थी, आरएनए की खोज किसने की थी, और थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि जेनेटिक कैरियर होता क्या है, जेनेटिक का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों,
माता पिता से उनके बच्चों में उनके गुण का जो ट्रांसफर होता है ना, उसे ही जेनेटिक कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि एक वंश से दूसरे वंश में जो उनके गुण का ट्रांसफर होता है ना, उनको जेनेटिक कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि भागीदारी होती हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, है ना। डीएनए आरएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने कभी सीआईडी में सुना होगा कि इसका डीएनए जांच कराओ। मतलब एक आदमी का ना डीएनए बिल्कुल फिक्स होता है, उसका किसी और से डीएनए मैच कर ही नहीं सकता है। तो डीएनए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है दोस्तों? डीएनए का मतलब होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है, आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो और आप इसे जल्दी से सीख लोगे। देखो, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, आप ऐसे कर लोगे ना तो आपको 2-4 बार लिखोगे भी तो याद हो जाएगा, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। दूसरा आता है आरएनए। देखो डीएनए का काम क्या होता है, हम लोगों के शरीर में देखो, कोई भी, हम लोगों के शरीर बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। हम लोगों के शरीर में अलग अलग टाइप की चीज़ हैं, जैसे मांस, मांस अलग सेल से बना हुआ है, नाखून अलग सेल से, बाल अलग सेल से, आँख अलग सेल से, हमारे शरीर का जो हड्डी है वो अलग सेल से बना हुआ है। तो अलग अलग सेल से बने हुए हैं और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होता है। लेकिन उससे भी देखिए, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन नेटवर्क होता है, क्रोमाटिन नेटवर्क के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। और यही जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके गुणों के बारे में बतलाते हैं, उनके माता पिता के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बच्चों में। तो देखो ये कितना लेयर के अंदर है, ये 1 2 3 4 5 6। तो डीएनए का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, आरएनए का रोल होता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि क्या रोल होता है। फिलहाल आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसे भी इसको तोड़ लेते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे देखो डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी, तो डी ऑक्सी हटा देंगे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे हो गया। ये छोटा सा है, थोड़ा आसान है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, एग्जाम में ये आता है, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। अभी पढ़ लेते हैं कि डिस्कवरी किसका, किसने डिस्कवरी की थी, किसने खोज की थी। तो देखिए डीएनए, डीएनए का जो खोज किया था उसको कहते हैं वाटसन, जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की खोज की थी। दूसरा है डीएनए डबल हेलिक्स। दोस्तों एक नया वर्ड आता है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स क्या होता है? देखिए आप लोग कभी भी देखे होंगे कि कोई भी डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर की जो गाड़ी होती है उनके पीछे ऐसे 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 होता है और यहाँ पे एक सांप बना होता है, ये डॉक्टर का सूचक होता है ना। तो इसका भी एक मतलब होता है दोस्तों। देखिए ये हो गया हेलिक्स। अगर आप डीएनए को माइक्रोस्कोप पे ले जाके देखोगे ना तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा स्ट्रक्चर, तो इसको डबल हेलिक्स कहते हैं। डबल हेलिक्स कैसे? एक ये वाला और एक दूसरा वाला, ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो डबल हेलिक्स हो जाते हैं। तो जो डबल हेलिक्स है ना, उसका खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स की खोज की थी। समझ गए? तो डीएनए और डीएनए डबल हेलिक्स दो अलग अलग चीज है और कंफ्यूजिंग है। तो दोस्तों एक और बात बता दो कि जो थोड़ा एग्जाम में कंफ्यूजिंग चीज होते हैं ना, वो एग्जामिनर पकड़ लेते हैं और उसको एग्जाम में जरूर डालते हैं। तो ये चीज है कि आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखना। तीसरा आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? स्टार्सबर्गर, एक वैज्ञानिक थे, थोड़ा सा यूनिक नाम है इनका, याद करने में आसानी होगा। स्टार्सबर्गर, बर्गर खाते खाते क्या कर दिए? क्रोमोसोम का खोज कर दिए। ये बस ट्रिक था, ऐसा कुछ था नहीं कि बर्गर खाते खाते, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? स्टार्सबर्गर ने की थी। दोस्तों यहाँ पे आप एक देखोगे कि क्रोमोसोम का भी एक यहाँ पे पार्ट है ना। क्रोमोसोम, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमाटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का भी एक पार्ट है यहाँ पे। तो क्रोमोसोम के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अब लोग एक चीज तो जानते ही होंगे कि 23 हम लोगों के अंदर पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। और उसमें से एक आध दो कम हो जाए तो थोड़ा डिफेक्टेड आदमी पैदा हो जाता है, मतलब थर्ड जेंडर टाइप का हो जाता है, या फिर
अगर औरतों में एक आध कम हो जाए 23 पेयर में, तो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं क्रोमोसोम, और मेल में एक्स और वाई होते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में, फिलहाल ये देख लेते हैं क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमोसोम का खोज किसने किया था, स्टार्सबर्गर ने, और क्रोमोसोम शब्द का खोज किसने किया, वाल्डेयर ने। तो ये भी है शब्द वाला और क्रोमोसोम की खोज। दोस्तों एक बात बता दूं कि जो थोड़ा सा टफ होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना, वो एग्जाम में जरूर पूछता है आपको घुमाने के लिए। वो लोग चाहते हैं कि कैसे घुमाए, कैसे उसका टाइम ले ले। तो दोस्तों ये चीज आप लोग ऐसा तैयारी करके जाओ कि घूमो ही मत, आप सामने वाले को घुमा दो, ठीक है। तो इन सब चीजों को देख लो यार, ठीक है दोस्तों। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है उपापचय। हम लोगों के शरीर में हर एक सेकंड केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होते रहता है हम लोगों के शरीर में हर एक सेकंड। वेंस में खून दौड़ते रहता है कि नहीं। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उसमें क्या होता है, रिएक्शन होते रहता है। हम लोगों के शरीर में एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे अलग अलग जूस मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंजाइम मिलते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोगों के खाना को पचाते हैं। तो ये सभी कार्य क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस सभी कार्य को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब हम लोगों के शरीर में ना दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होता है, एक हो गया कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। देखो क्या होगा, या तो कुछ टूट के एक नया चीज बनेगा, या बहुत सारे छोटे छोटे चीज को जोड़ के एक नया चीज बनेगा। दो ही चीज हो सकता है ना, कि पहले किसी चीज को, ये क्या है, एक मार्कर है, या तो मैं इसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा बना दूं, या फिर छोटे छोटे चीजों को जोड़ के मैं एक मार्कर बना दूं। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो वैसा ही होता है मेटाबॉलिज्म। तो देखो, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे चीजों को तोड़कर बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना दोस्तों। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे कि बोन डेवलपमेंट, हम लोगों के शरीर में जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों की हड्डियां छोटी होती हैं, हाथ पैर बिल्कुल छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं हमारे शरीर में, जाके हमको एनर्जी देते हैं, वृद्धि विकास करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे मिलकर हम लोगों का, देख रहे हो, इतना बड़ा हो गया। तो क्या होता है, एनाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, हम लोगों के शरीर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि ये आपको याद हो जाएगा, है ना। ये तो था नॉर्मल बात, अभी आते हैं हम लोग इसको ट्रिक पे आते हैं। देखिए, कैटाबॉलिज्म है ना, कैटा से आपको क्या साउंड आ रहा है, काटने का आ रहा है ना, कोई चीज काटने का, कट 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 करना। तो कट करने से याद रखना कि कैटाबॉलिज्म कट करना है, यानी कि तोड़ना है, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, टूटते हैं, है ना। तो दोस्तों ये तो याद हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। तो दूसरा क्या बचा, जुड़ने वाला है बचा ना। तो कैटाबॉलिज्म हो गया टूटने वाला, तो एनाबॉलिज्म क्या हो गया, जुड़ने वाला, है कि नहीं। दोस्तों एक और चीज आता है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप समझ गए होंगे। एक्सोथर्मिक मतलब समझ लो कि टूट के बिल्कुल बिखर गए बाहर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ बिखर के टूट के, है ना। ऐसे आप लोग याद कर लो, एक ट्रिक जैसे बता रहा हूँ। और दूसरा है एंडो, मतलब ये सारे एक दूसरे के अंदर क्या कर लिए, ज्वाइंट कर लिए और मिलके क्या कर ले, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया। इंडो मतलब अंदर मिलेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर ही आएंगे ना। और एक्सो मतलब टूटेंगे तो एक दूसरे से बाहर जाएंगे, एक्सो और इंडो। इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। अब देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं इतना बड़ा होता है, तो उसको पहले मुंह से तोड़ते हैं, तोड़ के फिर क्या करते हैं, हम लोग उसको निगल जाते हैं। हम लोगों के शरीर के अंदर जब वो जाता है तो वो और ज्यादा टूटता है। कैसे, हम लोगों के शरीर में अलग अलग एंजाइम होते हैं और एसिड होता है, वो क्या करता है, उसको और भी ज्यादा तोड़ देता है।
जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूटता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड में। तो ये सारे टूटते हैं। तो जो भी कुछ टूटता है वो क्या बन गया, कैटाबोलिज्म बन गया। तो ये कैटाबोलिज्म हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी जाकर टूटता है। लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में वो बनता है एटीपी, एडेनोसिन थाइफॉस्फेट, एटीपी। तो ये सभी क्या आता है इसके एग्जाम्पल में। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विच इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या तो आप ये पूछ देंगे या तो कैटाबोलिज्म पूछ देगा, और उसके बाद चार ऑप्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन डेवलपमेंट, मसल्स, और एक और कोई ऑप्शन डाल देगा। तो आपको उसमें से चुनना है। तो ये चीज अगर आप देख लोगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, है ना दोस्तों। दोस्तों अभी आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व माने कि मतलब जो भी कुछ हम लोग खाते हैं वो क्या है, पोषक तत्व है कि नहीं। चावल दाल, फ्रूट्स हो गया, सब्जी, जो भी कुछ हम लोग खाते हैं वो जितने भी सारे खाने की जो चीजें होती हैं वो सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व। अब पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि स्थूल पोषक तत्व, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए यहाँ पे मैक्रो है, मैक्रो MACRO, और यहाँ पे MICRO। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी हम लोग खाते हैं, मीन्स ऊर्जा के लिए खाते हैं या वृद्धि विकास के लिए खाते हैं, वो हम लोगों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम लोग विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, है ना, पानी पीते हैं, ये सब क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर को जरूरत होती है लेकिन उतना जरूरत नहीं होता है जितना कि इसकी जरूरत होती है। दोस्तों इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। खाना हम लोग क्या एक टैबलेट खा लेंगे तो क्या पेट भर जाएगा, नहीं ना। हम लोगों को खाना चाहिए होता है एटलीस्ट पेट भर जाए, तो इसको बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, सही बात है। पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है, खाएंगे शरीर के अंदर तो पाचन भी तो इधर ही होगा ना। दूसरा ऊर्जा वृद्धि विकास होता है, ये तो पता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड। फैट का क्या होता है, फैटी एसिड। ऐसे आप जब भी आप लिखना इसे एक बार बोल लेना तो आपको याद हो जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा उसके लिए एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसमें कितना होता है कैलोरी, 4.2 कैलोरी। प्रोटीन में कितना होता है, प्रोटीन में भी 4.1 कैलोरी होता है दोस्तों। और फैट में कितना होता है, 9.2 या 9.3 के आसपास कैलोरी होता है। 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम में ये सब बात हो रही है, 1 ग्राम में, है ना। तो ये चीज आप समझ रहे हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। दोस्तों हम लोग क्या होता है कि हम लोगों को चलने में क्या होता है, दिक्कत होने लगता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं भाई आप ढंग से ना विटामिन डी नहीं ले रहे हो, तो आप एक काम करो विटामिन डी की गोली ले लो, है ना। आप धूप नहीं सेक रहे हो, विटामिन डी की गोली लो। आपके शरीर में ना क्या हो गया है कि कैल्शियम की कमी हो गई है, दांत वांत आपके जो टूट रहे हैं, आप कैल्शियम की गोली ले लो। आप जिंक की गोली ले लो, कोबाल्ट ले लो। आप पानी नहीं पी रहे हो, तो ये सारी जो चीजें है ना, किसी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है तो उसको विटामिन का गोली अलग से दिया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए, है ना। तो ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हम लोगों के ऐसे हम लोग जो पोषक तत्व जो खाते हैं तो उसमें लगभग ये चीज मिल ही जाता है थोड़ा न थोड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग को कमी हो जाती है तो उसको अलग से लेना होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। कम मात्रा में आवश्यकता होती है, सही बात है। जिंक, कोबाल्ट, वाटर, विटामिन ऐसे बहुत सारे होते हैं। रोग से लड़ने में हेल्प करता है दोस्तों, ये रोग से लड़ने में हेल्प करता है। अगर हम लोग विटामिन लेते हैं तो हम लोगों का शरीर जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा रेगुलेट करने लगता है और अच्छे से हम लोगों के शरीर को क्या करता है, थोड़ा स्ट्रांग बनाता है। तो क्या करता है, रोग से लड़ने में हम लोगों को मदद करता है, हेल्प करता है कि नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप थे दोस्तों, वो दोनों टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो भी आप अभी पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, तो
आप उसे जाके ना चैप्टर वाइज किताब में जाके उसे सर्च करो, आप उसे टिक करो, क्वेश्चन आपको बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे और मज़ा भी आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको हम लोग डीप लेवल में पढ़ेंगे, समझने वाला चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।